दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहा है आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर यानी कि कल होना है। जी हां, जबकि सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जमकर प्रचार किया है। जी हां, इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने धमदाहा में रैली के दौरान राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का मेरा ये अंतिम चुनाव होगा। आप भी वीडियो देख सकते हैं और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। बिहार विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा गर्मा रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह मुद्दा अब एनडीए के भीतर ही खींचतान का सबब बनती जा रही है। जी हां, सीमांचल के 19 और कोसी के 18 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हो रहे तीसरे फेज के चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया है और दावा किया है कि एनडीए की सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को भगाया जाएगा। वही एनडीए का नेतृत्व कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सभी देश के नागरिक हैं और इन्हें हिंदुस्तान से किसी को बाहर करने का किसी में दम नहीं है। जी हाँ, आप भी वीडियो देख सकते हैं। सब तरह की बातें कह दी है भाई, एक एक बात जान लीजिए। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो हम अब इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात का जवाब दिया है। जहां केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक के भारत छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन पूरी दुनिया में सभी देश अपने देश में रहने वाले अपने नागरिकों और विदेशियों की पहचान कर रहे हैं। इसलिए भारत ने भी ये प्रक्रिया हाल ही में शुरू की है और हिंदुस्तान से घुसपैठियों को बाहर जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के चुनाव से पहले गुरुवार को बिहार की जनता के नाम पर पत्र लिखा है। जी हां, पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है कि मैं बिहार के विकास को लेकर अस्वस्थ हूं, विकास की योजना अटके नहीं, इसलिए मुझे बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का कल मतदान होने वाला है। जी हां, उससे पहले प्रचार प्रसार भी थम गया है। उससे पहले कल मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार में पहुंचे। जी हां, वहां संबोधन देते हुए उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश शर्मा के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ताकतों और अंग्रेजों की साजिश के कारण हमारे भारत के दो टुकड़े हुए, एक बन गया हिंदुओं का हिंदुस्तान और दूसरा बन गया मुसलमानों का पाकिस्तान। लेकिन हमारे देश के हिंदू भाइयों ने कहा है कि हमारा कोई मुस्लिम भाई भारत में रहना चाहता है तो हम उससे अपने परिवार की तरह व्यवहार करेंगे, भाईचारा बनाकर रखेंगे, हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में चाहे हिंदू हो या फिर ईसाई, उन पर किस तरीके का जुल्म ढाया गया है, ये दास्तां किसी से छुपी नहीं है। जी हाँ, मजबूर होकर लोगों को भारत आना पड़ता है और यहाँ पर जिस गरीबी की जिंदगी उनको गुजारनी पड़ती थी उसकी भी जानकारी आप लोगों को थी। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों ने डंके की चोट पर फैसला किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो चाहे वो हमारा पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा,
वहां से जो भी हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आएंगे उनको हम भारत में नागरिकता देंगे, उनको हम सम्मान की जिंदगी जीने का पूरा हक देंगे। अंडा खाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले ही अंडे के दाम गिरना शुरू हो गए हैं। महज 4 दिन में ही चौंकाने वाले रेट कम हुए हैं। बेशक अब नवरात्र नहीं चल रहे हैं, लेकिन अंडे के दाम कम होने के पीछे एक बड़ी वजह नवरात्र के 9 दिन ही बताए जा रहे हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि नवरात्र के दौरान अंडा महंगा बिक रहा था, जबकि इस दौरान अंडा ही नहीं चिकन भी सस्ता हो जाता है। राहत की बात यह है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते सर्दियों में अंडा महंगा होने के कयास लगाए जा रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म होते ही बिहार नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जी हां, अंतिम चरण के लिए कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। इसके साथ ही 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कल शाम को प्रचार थम भी गया है। जी हां, इसके साथ ही बिहार और नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। जी हां, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाले रक्सौल सीमा की सुरक्षा में लगे एसएसबी के अधिकारियों के मुताबिक चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान से 48 घंटा पहले सीमा को सील कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां चुनाव के मद्देनजर गहन तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के होने वाले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार में अगले 5 साल में औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। जी हां, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। बिहार में औद्योगिक नीति लागू होने के बाद बिहार से पलायन समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार कटिहार के हफलागंज माध्यमिक उच्च विद्यालय मैदान में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जहां उन्होंने कहा कि बिहार लगातार विकास के पथ पर चल रहा है। जहां विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं और एनडीए बिहार के करोड़ों परिवार की बात करता है। अब बिहार के लोगों को चुनना है कि उन्हें कौन सरकार चाहिए, एनडीए या फिर महागठबंधन की। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तक लग रहा था कि सीए एनआरसी का मुद्दा अहम होकर भी चुनावी एजेंडे से बाहर रहेगा, लेकिन सियासी तापमान चढ़ने लगा तो सीमांचल के इलाकों में इसका शोर सुनाई देने लगा। जी हां, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए हिसाब से सीए एनआरसी पर चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीए और एनआरसी को लेकर सियासी खिचड़ी पकाने की कवायद की है। मुस्लिम बहुल सीमांचल के सियासी समीकरण को साधने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को किशनगंज के कोचा धामन में उतरे थे। जी हां, नीतीश कुमार ने इस दौरान अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए सीए और एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा है कि कुछ लोग दुष्प्रचार और ऐसे फालतू बातें कर रहे हैं कि लोगों को देश के बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ से देश से कौन किसको बाहर करेगा, किसी में दम नहीं है हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। जी हां, सभी लोग हिंदुस्तान के हैं, कौन बाहर करेगा। वही बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे हैदराबाद से सांसद और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीए एनआरसी के जरिए सीमांचल में चुनावी फसल काटना चाहते हैं। जी हां, ऐसे में ओवैसी अपने हर रैली में सीए और एनआरसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। जी हां, अमोर की रैली में कहा है कि हमारा मुख्य मुद्दा सीए एनआरसी है। बीजेपी और आरएसएस के द्वारा सीमांचल में बसे लोगों को घुसपैठियों कहा जा रहा था। जी हां, तो उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस ने अपना मुंह नहीं खोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दोनों कानूनों को लागू करने की बात कही है। इस मुद्दे पर आरजेडी अपनी जुबान बंद रखे हैं और नीतीश कुमार लोगों के पास गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जी हां, एनआरसी सीए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं पर भी भारी पड़ेगा। जी हां, सीए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम के साथ हिंदुओं में भी डबल इंजन की सरकार डर पैदा कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं। जी हां, जो कि अपने राजनीतिक जीवन में लगातार 6 लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए शुरू से ही विधान परिषद का रास्ता अपनाया। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार उन 6 भारतीय राज्यों में है जिनमें लोकसभा और सांसद और राज्यसभा सांसद जैसे निचले और ऊपरी दोनों सदन हैं। जी हां, नीतीश कुमार ने 1970 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हरनौत निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के उम्मीदवार के रूप में लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। जी हां, 9 साल के अंतराल के बाद यानी कि 9 साल के बाद उन्होंने 1985 में फिर से उसी सीट पर दांव आजमाया और जीत हासिल की।
जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने विधान परिषद का रास्ता चुना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने राज्य के विधान परिषद के सदस्य हैं। जेडीयू के वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम नहीं सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रमुख और राज्य सरकार के प्रमुख रूप में अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार चुनाव लड़ने से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे जेडीयू और बिहार सरकार का मुखिया है। चुनाव में उन्हें राज्य भर में प्रचार करना होता है। यदि वे किसी विशेष सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसे अपनी सीट पर अधिक समय बिताना होगा। दीपावली और छठ के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, उनकी सुविधा के लिए धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस समेत 9 जोड़ी ट्रेनें चलेगी। इनमें रांची पटना जनशताब्दी और सहरसा व पुणे जाने वाली कोसी एक्सप्रेस भी शामिल है। जी हां, गुरुवार को रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी दे दी है। 10 नवंबर से ट्रेनें चलेगी। जी हां, इन ट्रेनों को 30 नवंबर तक स्पेशल बनाकर चलाने की अनुमति मिली है। जी हां, बाद में परिस्थितियों के अनुसार फेरे में विस्तार किया जाएगा। सऊदी अरब ने बुधवार को घोषणा की है कि वे कम वेतन में काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों की स्थितियों में सुधार वाले उद्देश्य से बहुत सारे प्रतिबंधों को हटाने जा रहा है। जी हां, सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक विदेशी कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं को स्थानांतरित करने, नौकरी छोड़ने और देश में फिर से प्रवेश करने अपने नियोक्ताओं को सहमति बिना निकास वीजा की अनुमति दी जाएगी। जहां लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। अगर ये मांग सफल रही तो फिर बिहार के हजारों कामगार जो सऊदी अरब में रह रहे हैं उनकी इस लड़ाई में इजाफा होगा, उनको फायदा होगा। कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM को भाजपा की बी टीम करार देते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली इस पार्टी का विधानसभा चुनाव में कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि लोग अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। जी हां, उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को इस चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा और कांग्रेस 2015 के चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मदन मोहन झा ने PTI भाषा को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि AIMIM महागठबंधन की वोट में कोई भी सेंधमारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मतदाता अक्लमंदी के साथ वोट करेंगे और अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यह बयान उस वक्त दिया जब विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सीमांचल के कई उन क्षेत्रों में मतदान होने वाला है जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है और AIMIM ने कई सीटों पर अपना उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए कल प्रचार अभियान थम गया है। जी इस बीच कल चुनावी जनसभाओं के लिए रवाना होने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से दावा किया है कि चुनाव बाद बिहार में भाजपा की अगुवाई में भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर चिराग पासवान ने कहा है कि जिस प्रधानमंत्री जी को वे कोसते नहीं थक रहे थे, आज उनके साथ मंच पर नमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। जहां वे कुर्सी के प्रति उनका प्रेम और लालच दिखता है। चिराग पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि 10 तारीख के बाद वे तेजस्वी के सामने नमस्तक होते दिखाई देंगे। पटना में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने दावा किया है कि पहले और दूसरे चरण में लोजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। कटिहार के अहमदाबाद के बेरिया में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी रैली आयोजित की गई थी। जी हां, रैली में प्रचार करने गुलाम रसूल बलियावी और सांसद महावली सिंह आए थे। रैली बेरिया मदरसा मैदान में आयोजित की गई थी। मंच पर सभी नेता बैठे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे कुछ लोगों ने मंच की तरफ चप्पल फेंक दिया। इसके बाद सभा में भगदड़ मच गई। जी हाँ, चप्पल तो फेंका गया लेकिन चप्पल मंच तक नहीं पहुंच पाई। इधर लोगों की नारेबाजी के बीच ही नेताजी का भाषण पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चलता रहा। जहां पुलिस ने मंच को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। देश में लगातार 10 दिनों तक कोरोना संक्रमण के नए मामले 50,000 से कम रहने के बाद फिर संक्रमितों की संख्या इस आंकड़े को पार कर गई। जी हाँ, यानी कि 50,000 को पार कर गई, जिसकी प्रमुख वजह दिल्ली, केरल सहित कुछ राज्यों में संक्रमण में तेजी आना है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के 50,209 नए मामले सामने आए हैं। जी हाँ, इससे पहले लगातार 10 दिनों तक इनकी संख्या 50,000 से कम रही थी। इन्हें मिलाकर संक्रमण के मामले की संख्या 83,64,000 से अधिक हो गई है। जी हाँ, अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण के नए मामले की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या घट रही है। जहां पिछले 24 घंटे में इनकी संख्या 5825 घटकर 52,07,962 हो गई है।
इस त्योहारी सीजन में लोग जायके का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, बीते कई दिनों से लोगों के आंसू निकाल रहे प्याज के भाव गिर गए हैं। इनकी कीमतों में कमी आ गई है। इसके कीमतों के घटने से लोगों को राहत मिली है। बिहार के एक सब्जी विक्रेता का कहना है कि प्याज अब 30 रुपया सस्ता हो गया है। जी हाँ, अब प्याज का दाम 50 रुपए किलो हो गया है, जिससे अब ग्राहक और विक्रेता दोनों को ही राहत मिली है। जहाँ बिहार में प्याज के दाम घटने से ग्राहकों को राहत मिल रही है। हालांकि ये राहत सभी जगह नहीं है, यानी कि सभी शहरों में सस्ता नहीं हुआ है। जी हाँ, कहीं हुए हैं। जी हाँ, एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि प्याज 30 रुपए सस्ता हुआ है। अब प्याज का दाम 50 रुपए किलो हो गया है। भारतीय सेना में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के सामने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना के जवानों और सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, इसके साथ ही पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव दिया है। सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जनरल बिपिन रावत के सामने विभाग ने ये प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पेंशन को लेकर विभाग ने कहा है कि कम समय से पहले सेवानिवृत्त रहने वाले अधिकारियों की पेंशन योग्यताओं को संशोधित किया जाएगा। पुणे की दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा है कि अगले साल जनवरी महीने तक कोरोना वैक्सीन आ सकती है। जहां साथ ही उन्होंने संभावना जताई है कि वैक्सीन की कीमत आम लोगों की पहुंच में होगी। जी हाँ, इससे पहले आधार पूनावाला ने कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, जो यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के उम्मीदवारों के परीक्षण के परिणाम में आधारित है। जहाँ एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आधार पूनावाला ने कहा था कि अभी तक कोई सुरक्षा चिंता नहीं है, लेकिन वैक्सीन के लॉन्ग टर्म प्रभाव को समझने में 2-3 साल लगेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी की बढ़ते संकट को लेकर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए गुरुवार को कहा कि वे सिर्फ वादा करती है और समस्या के समाधान का उनके पास कोई उपाय नहीं है। जहां राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार की कमी एक ऐसी राष्ट्रीय आपदा है जो गहराती जा रही है। मोदी सरकार सिर्फ खोखले वादे करना जानती है, समाधान करना नहीं। जहां इसके साथ उन्होंने एक खबर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में घटने लगी है नौकरियां। इससे पहले राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर बुधवार को आरोप लगाया है कि चौतरफा महंगाई की मार के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है और वह कुछ नहीं कर रही है। प्याज एवं बीज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण किसानों के परेशान होने का दावा करने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट किया। जहाँ एक तरफ किसान पर दोहरी मार, महंगे बीज और कम दाम पर उपज की खरीद, जहाँ दूसरी तरफ उपभोक्ताओं पर चारों तरफ से महंगाई की मार, जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन भी महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का तूफानी दौरा जारी रहा। जी हां, समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में अख्तरुल इस्लाम शाहीन के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने तेजस्वी यादव जब मंच पर पहुंचा तो कुव्यवस्था देखकर काफी नाराज हो गए। भीड़ बेकाबू होकर मंच के पास चली आई थी। जहां साथ ही मंच पर इतने ज्यादा लोग चढ़ गए थे कि मंच काफी हिलने लगा था। ऊपर से माइक भी काम नहीं कर रहा था। जी हां, जनसभा में काफी कोशिश के बाद भी जब तेजस्वी अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर भीड़ से मुखातिब होकर अपना हाथ उठाकर विक्ट्री साइन दिखाया और बिना भाषण दिए ही साइन को जिताने की अपील करते हुए सीधे हेलीकॉप्टर पर बैठ गए और चले गए। चुनावी सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी पर पैसे देकर वोटर्स को लुभाने के आरोप लगाए हैं। जी हां, आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर की है और लिखा है कि ये बिहार है साहब, आप बिहारियों को खरीद नहीं सकते। भाजपा हार मानकर अब खुलेआम पैसा बांटने में लग गई है। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से शेयर की गई वीडियो बिहार के पश्चिमी चंपारण के किसी गाँव की है। जी हाँ, जिसमें बीजेपी का पटाखा और टोपी लगाए कार्यकर्ता बाइक के सवार कुछ लोगों को पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ा जाए बढ़ा जाए बढ़ा जाए बढ़ा जाए अच्छा भैया सारवा कान ले भैया। जी हाँ, वही कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि बढ़ते जाओ जाओ,
फिलहाल ये तो कंफर्म नहीं हो पाया है कि पैसे किस प्रत्याशी द्वारा बांटा जा रहा है, लेकिन वायरल वीडियो के साथ जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है उसमें लोहिया के भाजपा विधायक विनय बिहारी के बारे में जिक्र हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना, ताइवान और भारत को लेकर चीन पर जोरदार हमला बोला था। जी हां, ट्रंप ने तो कोरोना को चाइना बीमारी बता दिया था। जी हां, अब चुनावी नतीजे में जो बाइडेन जीत की ओर नजर आ रहे हैं, भारत में ट्रंप और मोदी की दोस्ती के खूब चर्चे हैं। दोनों एक दूसरे को हमेशा अच्छा दोस्त कहते नहीं थकते हैं। जी हां, बीजेपी के नेता भी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष लेते दिखाई देते थे, लेकिन अब जैसे जैसे ट्रंप हार की ओर बढ़ रहे हैं, भारत में बीजेपी नेताओं के बोल भी बदल रहे हैं। जी हां, बिहार में आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अमेरिका की जनता ने कोरोना को लेकर ट्रंप को घेरा है। जी हां, कोरोना के आते ही ट्रंप लड़खड़ा गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लड़खड़ाए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। जी हां, ऐसे में बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे नीतीश सरकार में मंत्री और बेनीपट्टी से एनडीए उम्मीदवार विनोद नारायण झा के पक्ष में आयोजित सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जी हां, अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू राबड़ी जी के शासनकाल में बजट कितना था और आज कहते हैं कि नौकरी देंगे। ये बात कौन बोलता है? परिवारवाद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पप्पू दूसरा बिहार में बैठा हुआ है जिसका पिता चारा खा गया, लप्पू और तीसरा जो खुद चारा खाकर रांची जेल में बंद है। जी गप्पू, लेकिन मेरी अपील है कि इन पप्पू, लप्पू और गप्पू के चक्कर में मत पड़ना यारो। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आमनोर की सभा में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के द्वारा दिया गया बयान ओबीसी के हाथ पैर काट देना चाहिए, ये गलत है। जी हां, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव उस मंच पर थे, ऐसे में उन्होंने क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जलील मस्तान के बयान पर कांग्रेस अविलंब कार्रवाई करे, नहीं तो हम भी चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। जहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हम सड़क पर उतरेंगे तो हमें फिर से कोई ना रोकेगा। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव आयोग और प्रशासन इस पर पार्टी को नोटिस दें। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद पर भी हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा कि चुनाव में राजद के युवराज की ओर से 10 लाख सरकारी नौकरी देने की जुमलेबाजी की जा रही है, जबकि उनके पास खुद की कोई डिग्री नहीं है। जी हां, राजग भी 19 लाख रोजगार देने की जुमलेबाजी करके जनता को फिर से धोखा देने में जुटा हुआ है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मौजूदा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया, विपक्ष उसे इमोशनल कार्ड बता रहा है। जी हां, विपक्ष के नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के ऐलान पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी तंज कसा है। चिराग पासवान ने कहा है कि साहब ने पिछले 5 साल के काम का हिसाब नहीं दिया और अभी ये बता रहा है कि अगली बार हिसाब देने नहीं आएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि अपना अधिकार उनको ना दें जो कल आपका आशीर्वाद फिर से मांगने नहीं आने वाले। बिहार की जनता से अपील करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि अगले चुनाव में ना तो साहब रहेंगे और ना फिर जेडीयू। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया है। प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा के हाई घाट में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने रैली में राजद नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर हमला किया। उन्होंने तेजस्वी यादव को जंगल राज के युवराज बताते हुए कहा कि उन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव कोरोना संक्रमण की शुरुआत में बिहार के बजाय दिल्ली में थे। वे विपक्ष के नेता बनते हैं, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र में एक भी दिन नहीं जाते थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति जनता के साथ धोखा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।